नौकर लाठी लिए सांप को डरते डरते तलाश करने लगा। बंदरी पर नीम गशी की हालत तारी थी। उसकी माता रो रही थी। बाप बेहद परेशानी के आलम में डॉक्टर को फोन करने भागा। मैंने कहा, घबराओ नहीं, शांत रहो, हम बच्ची के जिस्म से सांप का जहर बाहर खींच लेंगे। सांप ने बंधनी की पिंडली पर जहां डसा था वहां नीले रंग का निशान पड़ गया था और खून का कतरा बाहर निकला हुआ था। मैंने फौरन जेब से सीधा दिया हुआ सांप का मन का निकाल कर उसे 2-3 बार झटका और बंधनी की पिंडली पर जहां सांप ने डसा था वहां रख दिया। मन का तो सांप के कांटे की जगह पर लगते ही जैसे जम गया। उसने अपना अमल जानी सांप का जहर चूसना शुरू कर दिया। सावित्री रो रही थी और हाथ बांधे भगवान से अपनी बच्ची के लिए प्रार्थना कर रही थी। उसके खामद विंग कमांडर को सांप के मन के पर कोई एतबार नहीं था। चुनाचे वो डॉक्टर को फोन कर रहा था कि बच्ची को सांप ने काट लिया है, फौरन एम्बुलेंस लेकर आ जाएं। मगर इस दौरान सांप का मन का अपना काम कर चुका था। उसने बंदनी के जिस्म से सांप का सारा जहर चूस लिया था और वो फूल गया था। फिर वो अपने आप बंदनी की पिंडली पर से नीचे गिर पड़ा। मैंने उसे उठा लिया और बाथरूम में जाकर अच्छी तरह से निचोड़कर सारा जहर पानी में बहा दिया। मनके को साफ किया और वापस आकर लड़की की माता सावित्री से कहा, देवी जी, तुम्हारी बच्ची को भगवान ने बचा लिया है। अब इसके जिस्म में सांप का जहर बिल्कुल नहीं रहा। बंदनी भी होश में आ गई थी। वो उठकर बैठ गई। मैंने कहा कि इसे लींबू मिलाकर नमकीन पानी पिलाया जाए। नौकर फौरन पानी में नमक और लींबू निचोड़ कर ले आया। बंदनी को 2-4 घूंट पिलाए गए और थोड़ी देर में वो पूरी तरह चाको चौबंद हो गई। विंग कमांडर भटनागर तो मेरा गर्विदा हो गया। इतने में नौकर ने बाथरूम में सांप को कुचल डाला था। वो सांप की छोटी सी कुचली हुई लाश को एक गत्ते पर रख कर ले आया। बोला, बड़ा जहरीला सांप था साहब जी। बंदनी आंखें बंद करके अपनी माता से लिपट गई। उसकी माता ने उसे सीने से लगा लिया और कहा, महाराज यहाँ न होते तो क्या होता, भगवान तेरी दया है कि तूने आज महाराज को हमारे घर भेज दिया। विंग कमांडर भटनागर भी मेरी खुशामद करने लगा। इतने में डॉक्टर एम्बुलेंस लेकर आ गया। ये कोई सिख डॉक्टर था। उसको जब पता चला कि एक साधु जी ने एक मनके से सांप का सारा जहर लड़की के जिस्म से निकाल दिया है तो उसे यकीन न आया। उसने बंधनी की नब्ज देखी, वो बिल्कुल भली चंगी थी। पिंडली पर सांप के कांटे का जख्म भी देखा। जख्म ठीक हो रहा था, नीला निशान भी गायब हो रहा था। सिख डॉक्टर ने कहा, बच्ची को अस्पताल ले जाकर इसका ट्रीटमेंट करना होगा, ये बहुत जरूरी है। सावित्री ने कहा, लेकिन बंधनी के जिस्म में जहर तो है ही नहीं। सिख डॉक्टर बोला, वो तो ठीक है भाभी, लेकिन हमें पूरा चेकअप करना होगा और अगर सांप का जहर खून से खारिज भी कर दिया गया है तब भी हमें बच्ची का ट्रीटमेंट करना होगा। बंधनी कहने लगी, अंकल मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, दर्द भी नहीं हो रहा। बंधनी के बाप ने कहा, फिर भी बेटी तुम्हें डॉक्टर साहब के साथ अस्पताल चलना होगा। बंधनी कंधे उचकाकर बोली, ठीक है डैडी। विंग कमांडर खुद अपनी बच्ची को एम्बुलेंस में साथ लेकर एयरफोर्स के अस्पताल की तरफ रवाना हो गया। सावित्री तो मेरे आगे पीछे जा रही थी और बार बार कह रही थी कि अगर मैं वहां ना होता तो उसकी बच्ची को कोई नहीं बचा सकता था। मैंने सावित्री से अगले रोज शाम को आने का कहा और उसके इसरार के बावजूद वहां न रुका और माता शेरावाली का जयकारा बुलाता बंगले से निकलकर अपने मंदिर की तरफ रवाना हो गया। अब मेरा निशाना मिसेस भटनागर नहीं बल्कि विंग कमांडर भटनागर था। दूसरे रोज शाम को मैं उन लोगों के बंगले पर गया तो विंग कमांडर भटनागर भी मेरा इंतजार कर रहा था। उसकी बेटी बंदनी भी चहक रही थी। वो भी मेरी जबरदस्त मुत्तकिद हो चुकी थी, मगर मुझे उससे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरी सारी तवज्जो अब विंग कमांडर की तरफ मरकूज हो गई थी। मैंने उसे कहा कि उसकी तरक्की के कागजात जल्द मंजूर होकर वापस आ जाएंगे। अब मैं ये नहीं कह सकता था कि कुदरत ने मेरी दुआ कबूल की थी या विंग कमांडर साहब की तरक्की का वक्त आन पहुंचा था। वो जैसी तरक्की चाहते थे वो हो गई और एक मजीद खुशकिस्मती ये हुई कि विलायत से उनके बेटे परशुत्तम का खत भी आ गया। अब तो उस घर में मेरा जबरदस्त रोब बैठ गया था। सभी मेरे अकीदतमंद हो गए थे। मेरी इजाजत के बगैर कोई घर से बाहर भी न निकलता। सावित्री भी खुश थी। मैं भी दिन का ज्यादा हिस्सा वहीं गुजारता। एक रोज विंग कमांडर भटनागर मेरे करीब बड़े अदब से बैठा था। मैंने उसे कहा, तू नादान है, कर्मकांड के चक्कर में फंसा है। तेरे हाथ से पुरुष के माथे से लहू निकला। जानता हूँ वो पुरुष हमारा दुश्मन है, परंतु फिर भी वो जीवात्मा है। भगवान तुझसे नाराज थे, पर मैंने तेरी सिफारिश की और तेरे घर के पाप कट गए। विंग कमांडर कहने लगा, मगर स्वामी जी, जिस पुरुष को मैंने मारा था वो हमारे देश का दुश्मन है। मैंने बड़े जलाली अंदाज में कहा, तुम हमें क्या बताते हो बालक, हम मंतरियामी हैं, हम सब जानते हैं कि वो दुश्मन का जासूस है। विंग कमांडर पर मेरा पहले ही बहुत असर था। हाथ जोड़कर बोला, स्वामी जी, आप तो दिलों के भेद जानते हैं। जब दुश्मन का कोई जासूस पकड़ा जाता है तो उससे पूछगिछ करते हैं, उसको मारा पीटा भी जाता है ताकि वो अपने साथियों के बारे में बताए कि वो कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं। मैंने फौरन कहा, मगर उस जासूस ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? बोलो, कुछ बताया कि नहीं? विंग कमांडर ने दबी जबान में एतराफ किया, जी नहीं स्वामी। मैंने आंखें बंद कर ली और कुछ अशतोप पढ़े। फिर आंखें खोलकर पूछा, क्या तू चाहता है कि वो तुम्हें सारे पाकिस्तान के राज बता दे? क्या इस तरह से दफ्तर में तेरी नेक नामी होगी? विंग कमांडर बड़े पुरजोश अंदाज में कहने लगा, हाँ स्वामी जी, मेरी मजीद तरक्की हो जाएगी। क्या कोई ऐसा तरीका है कि ये दुश्मन का जासूस अपनी जबान खोल दे? उसे हमने बहुत मारा पीटा है, हर तरह की अजियत दी है, पर वो बिल्कुल नहीं बोला। ये पाकिस्तानी कमांडो
कमांडो है स्वामी जी। इन्होंने कश्मीर में हमारे पुल। मैंने जल्दी से हाथ बुलंद करके कहा, मुझे तुम्हारी इन बातों से कोई दिलचस्पी नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। तुम्हारी पत्नी ने हमारी बड़ी सेवा की है, हम उसे सुखी देखना चाहते हैं। उसके बाद मैं कसदन खामोश हो गया। विंग कमांडर बोला, महाराज ये पाकिस्तानी जासूस किस तरह अपना राज बताएगा? मैंने बज़ाहिर अदम दिलचस्पी का इजहार करते हुए कहा, सोचेंगे। इस वक्त हमारा सर न खाओ। तुम्हारे जासूस उधर पकड़े जाते हैं, उधर के जासूस इधर पकड़े जाते हैं, हमें क्या? हम तो विष्णु माता के भक्त हैं। विंग कमांडर खामोश हो गया। सावित्री आ गई, उसने मेरे लिए खाना लगवा दिया था। मैं खाना खाकर चलने लगा तो विंग कमांडर खुद मुझे अपनी गाड़ी में छोड़ने मंदिर तक आया। दूसरे रोज फिर उसने गाड़ी भेज दी। उस रोज भी मैंने अपने कमांडो साथी के बारे में अज खुद कोई बात न की। विंग कमांडर ने अपनी पत्नी के जरिए मुझसे कहलवाया कि वो कौन सी तरकीब है जिस पर अमल करने से पाकिस्तानी जासूस अपने मुल्क के खुफिया राज बता देगा। मैंने सावित्री को भी डांट दिया कि मुझे इन बातों से कोई दिलचस्पी नहीं। जब मुझे यकीन हो गया कि मेरी बज़ाहिर अदम दिलचस्पी का रंग कमांडर पर भरपूर असर कर चुका है तो मैंने उसे साथ लिया और धूप में बाहर बाग में आकर बैठ गया और कहा, हमें विष्णु माता की तरफ से हुक्म हुआ है कि तुम्हारी मदद करें और तुझे वो तरकीब बता दें जिसके जरिए पाकिस्तानी जासूस अपने मुल्क के खुफिया राज उगल देगा। विंग कमांडर भटनागर ने हाथ बांध लिए और बड़े इश्तियाक से बोला, मैं आपका सारी उम्र सेवक रहूंगा महाराज। मैं थोड़ी देर यूं ही आंखें बंद किए बैठा माला फिरता रहा, फिर आंखें खोलकर ओम हरि ओम का नारा लगाया और विंग कमांडर की तरफ देख कर कहा, अगर तुम चाहते हो कि मैं उस पाकिस्तानी जासूस से उसके सारे राज उगलवाऊं तो तुम्हें उसे यहाँ इसी बंगले में लाना होगा। विंग कमांडर भटनागर का चेहरा संजीदा हो गया। उसने एक गहरा सांस लिया और बोला, गुरुजी ये मेरे इख्तियार में नहीं है। पाकिस्तानी जासूस को मैं कमांड एरिया से बाहर नहीं ला सकता। मैं समझ गया कि वो मेरे साथी को बंगले में नहीं लाएगा। मेरी एक स्कीम फेल हो गई थी। मैं चंद सेकंड खामोश रहा, फिर बोला, मैं तो ये सब कुछ तेरी भलाई के लिए कर रहा हूँ, वरना मुझे इन बातों से कोई दिलचस्पी नहीं। ऐसा करो कि तुम मुझे उसके पास ले चलो, मैं वहीं उस पर मंत्र पढ़कर खुफिया राज उगलवा लूंगा। और अगर तुम ऐसा भी नहीं कर सकते तो फिर तुम जानो तुम्हारा काम। ओम हरिओम। विंग कमांडर कुछ सोचकर बोला, इसकी मैं कोशिश करूंगा। मिसेस भटनागर थाली में मिठाई लेकर बाहर बाग में आ गई। उसने बड़े अदब से मिठाई पेश की। मैंने एक लड्डू उठा लिया। मेरा जहन बड़ी तेजी से ये सोचने लगा था कि अगर मैं अपने साथी के पास पहुंच भी गया तो उसे वहां से कैसे निकालूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं खुद भी फंस जाऊं, मेरा भांडा भी फूट जाए। कई किस्म के शुकूक और अंदेशे जहन में सर उठा रहे थे। विंग कमांडर ने उसके बाद मुझसे जासूस के बारे में कोई बात न की। मैंने इस जिक्र को छेड़ना मुनासिब न समझा। मैं वापस चलने के लिए उठा तो मिसेस भटनागर ने मेरे चरण छुए। विंग कमांडर भटनागर मुझे गाड़ी तक छोड़ने आया। उसने ड्राइवर से कहा, गुरुजी को मंदिर छोड़ाओ। फिर मेरी तरफ देखकर हाथ जोड़े, महाराज कल आप पधारिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी पाकिस्तानी जासूस से मुलाकात करवा सकूं। यह मुश्किल जरूर है पर इसमें मेरी नेकनामी का मामला भी है। मैंने कमांडर को आशीर्वाद देते हुए बेनियाजी से कहा, बच्चा ये तुम जानो मुझे किसी से मिलने की ख्वाहिश नहीं है। हम विष्णु माता के भक्त हैं और भक्ति में ही हमारी मुक्ति और निर्वाण है। मंदिर में आकर मैं रात को भी और दूसरे दिन भी यही सोचता रहा कि अगर विंग कमांडर मुझे मेरे साथी के पास ले भी गया तो मैं उसे एक ऐसे इलाके से कैसे बाहर निकालूंगा जहां कदम कदम पर एयरफोर्स के संतरियों का पहरा हो। इसके लिए बाकायदा एक प्लान बनाने की जरूरत थी। मैंने सोचा कि साधु माता दास से इस सिलसिले में मशवरा करना चाहिए। दोपहर के बाद मैं मंदिर से उठकर माता दास से मुलाकात करने की गरज से बाग जोकियां वाले की तरफ रवाना हो गया। मैं पैदल चला जा रहा था। अब मुझे उस शहर की सड़कों से बखूबी वाकफियत हो गई थी। मैं एक बाजार से निकलकर दूसरे बाजार में दाखिल हो रहा था कि महसूस हुआ कि मेरा पीछा किया जा रहा है। ये एक लंबी दाढ़ी वाला सिख था जिसने तंग मोरी वाला पाजामा और गर्म वॉस्कट पहन रखी थी। उसके कंधे से एक थैला लटका था। उस सिख को मैंने मंदिर से निकलते वक्त भी देखा था, लेकिन मैंने कोई ख्याल न किया। अब उसे कुछ फासले पर अपने पीछे पीछे आते और अपने साथ ही एक बाजार से निकलकर दूसरे बाजार में दाखिल होते देखा तो मैं चौकस हो गया। ये शख्स मेरा ताक़ुब कर रहा था। यकीनन इंडियन इंटेलिजेंस का आदमी था। मैं मोहतात हो गया। उस वक्त तक मैं बाग जोगियां वाले के गेट पर पहुंच चुका था। ये देखकर मेरे हवास गुम हो गए कि साधु की झोंपड़ी मस्मार हो गई थी और सिपाही वहां खड़े अपनी निगरानी में साधु की एक एक शय की तलाशी ले रहे थे। माता दास यहाँ तो गिरफ्तार कर लिया गया था, यहाँ फरार हो चुका था। मैंने वहां रुकना मुनासिब न समझा और आगे निकल गया। बाग में लोग चल फिर रहे थे। बाग के दूसरे गेट से बाहर निकलते वक्त मैंने बड़ी चालाकी से पीछे निगाह डाली तो वो सिख कुछ फासले पर मेरे पीछे आ रहा था। मैं ज्यादा मोहतात होकर चलने लगा। चौक में एक साइकिल रिक्शा लिया और उसे रेलवे स्टेशन की तरफ चलने को कहा। 2-3 बाजारों से रिक्शा गुजरा होगा कि मैंने एक जगह बस खड़ी देखी। मैंने रिक्शे वाले को अंदर बैठे बैठे 5 रुपए दिए। रिक्शा रुकवाया और तेजी से बस में सवार हो गया। बस एक तरफ रवाना हो गई। ये शहर की बस थी। अगले स्टॉप पर बस रुकी तो मैं उतर आया।
जहाँ से फिर एक साइकिल रिक्शा लिया और वापस अपने मंदिर आ गया, जहाँ पहुंच कर अलाव के गिर्द बैठ गया। मेरे अकीदतमंद वैसे ही बैठे थे। मेरी तेज निगाहें सिख को तलाश कर रही थीं। वो कहीं पीछे रह गया था, लेकिन मुझे बेचैनी सी लग रही थी। अगर साधु माता दास पकड़ा गया है तो फिर मैं भी गिरफ्तार हो सकता हूँ। मुझे अपने ऑपरेशन पर तेजी से अमल शुरू कर देना चाहिए। अभी थोड़ा दिन बाकी था कि मैं उठा और हरिओम का जाप करता सड़क पर आ गया। मुझे वो सिख अब भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। ये अच्छी बात थी। मैंने रिक्शा पकड़ा और उसे एयरफोर्स कॉलोनी की तरफ चलने को कहा। विंग कमांडर के भटनागर के बंगले पर खामोशी तारी थी। मैंने जय माता विष्णु का नारा लगाया तो मिसेस भटनागर और उसकी बेटी बंथनी लपक कर मेरे स्वागत को बाहर आ गई। मुझे बड़े एहतराम से अंदर ले जाया गया। विंग कमांडर अभी नहीं आया था। मेरे पास सिवाय शाम के मन के और चंद नकद रुपयों के और कुछ नहीं था, मगर दिल में ये जज्बा बुलंद था कि कुछ भी हो मुझे अपने साथी के पास जाकर उसे किसी न किसी तरह वहां से निकालना होगा। थोड़ी देर बाद विंग कमांडर भटनागर भी आ गया। मुझे बड़ी श्रद्धा से उसने प्रणाम किया, मेरे चरण छुए। वो एयरफोर्स के विंग कमांडर की वर्दी में था, कमर में पिस्तौल लगा था। उसने अपनी बीवी और बेटी को किसी बहाने दूसरे कमरे में भेजा और मेरे करीब आकर बोला, गुरुजी, मैंने इस बात की इजाजत ले ली है कि आप आज शाम जासूस से मुलाकात कर सकते हैं। मैं दिल में बहुत खुश हुआ, लेकिन ऊपर से बड़ी बेनियाजी से बोला, इससे तुम्हें ही लाभ होगा बेटा, मुझे कोई फायदा नहीं है। मैं तुम्हारी पत्नी के लिए ये काम करूंगा क्योंकि उसने हमारी बड़ी सेवा की है। विंग कमांडर ने वर्दी नहीं उतारी थी। कहने लगा, महाराज आप अभी मेरे साथ चलें, लेकिन मेरी अरदास है कि सिर्फ 5 मिनट ही आपके पास होंगे। क्या आप इन 5 मिनटों में जासूस को राज बताने पर आमादा कर सकेंगे? मैंने आंखें बंद कर ली और माला वाला हाथ उठाकर कहा, परंतु प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, आगे तुम्हारी लेख है। तुम पर अभी तक मंगल शनि सवार है बच्चा। विंग कमांडर उठकर टहलने लगा, फिर रुककर बोला, महाराज भगवान के लिए पूरी कोशिश करें कि ये जासूस अपना राज बता दे, मुझे बड़ा फायदा होगा महाराज। मैंने कहा, भगवान कृपा करेगा, हम तुम्हारे लिए चलने को तैयार हैं। विंग कमांडर ने अपनी पत्नी से ये कहा कि एक दोस्त मेरे दर्शन करना चाहता है क्योंकि वो बीमार है और खुद नहीं आ सकता, इसलिए गुरुजी को तकलीफ देकर वहां ले जा रहा हूँ। चलने को तो मैं विंग कमांडर के साथ चल पड़ा, मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूंगा क्या। मेरे पास कोई हथियार नहीं था और मैं बड़ी खतरनाक जगह पर जा रहा था, जहां अगर मेरा राज फाश हो गया तो फिर दुनिया की कोई ताकत मुझे वहां से निकाल नहीं सकेगी। विंग कमांडर भटनागर खुद जीप चला रहा था। वो कह रहा था, महाराज मैंने ये कहकर इजाजत ली है कि आप जासूस से अपने मंत्रों के जरिए राज मालूम कर लेंगे, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही अफसर को अपने साथ मिलाया है। महकमे को इसकी भिनक भी नहीं पड़नी थी। आप भी खामोश रहिएगा। मैंने कहा, बच्चा हम क्यों किसी से कुछ कहने लगे, हमें तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे परिवार की भलाई चाहिए। जीप इंडियन एयरफोर्स के ममनुआ इलाके में दाखिल हुई तो मुझ पर एक खौफ सा तारी हो गया। मैं बिल्कुल तन्हा दुश्मनों के असलहे से लैस अड्डे में दाखिल हो रहा था। कहीं मैं गलती तो नहीं कर बैठा, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। मैंने अपने एतमाद को बहाल किया और हरि ओम का जाप करते दिल में खुदा को याद करने लगा। जीप एयरफोर्स के टेक्निकल एरिया में दाखिल होकर खारदार बाड़ वाले आहनी जंगले के दरवाजे पर रुक गई। एक सिख संतरी ने सैल्यूट मारा। विंग कमांडर ने रस्मी तौर पर अपना आईडी कार्ड दिखाया और जीप आगे बढ़ गई। मैं उस वक्त इंडियन एयरफोर्स बेस के कमांड एरिया में था। दाएं बाएं फूलदार प्लॉटों के अकब में एयरफोर्स के दफातर थे, जिनके आगे कहीं कतार में जीपें और कहीं एयरफोर्स के ट्रक खड़े थे। ऑफिस बंद हो चुके थे। शाम का फीका फीका अंधेरा उतरने लगा था। हमारी जीप वाटर गार्ड के आगे से गुजरकर उसके अकब में एक बैरक के बाहर जाकर रुक गई। विंग कमांडर भटनागर ने बड़े अदब से मुझे जीप में ही बैठने को कहा और खुद बैरक में दाखिल हो गया। ये कोई ऑफिस नहीं था जहां एयरफोर्स के जवान भी मुकीम नहीं थे, क्योंकि अंदर से किसी की आवाज नहीं आ रही थी। मैंने इर्द गिर्द का जायजा लिया। एक बार दिल ने कहा, जीप लेकर जहां से फरार हो जाऊं। शायद ये मेरी छठी हिस्स थी जिसने मुझे आने वाले खतरे से आगाह कर दिया था, लेकिन मैंने कोई ख्याल न किया क्योंकि मैं इस किस्म के खतरों से पहले भी गुजर चुका था। और फिर मेरा दिल अपने साथी कमांडो से मिलने को बेताब हो रहा था। यही सोच रखा था कि इससे मिलकर उसे तसल्ली ही दूंगा और कहूंगा कि वो फिक्र न करें, मैं उसके फरार की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। विंग कमांडर बैरक में से बाहर निकला तो उसके साथ एक नीली वर्दी वाला संतरी भी था। संतरी ने फौरन आगे बढ़कर मेरे लिए जीप का दरवाजा खोला। मैं हरिओम करता जीप से बाहर निकलकर विंग कमांडर के साथ एक बैरक में दाखिल हो गया। ये एक खाली बैरक थी। छत पर बीच में एक बल्ब जल रहा था। आगे एक दफ्तर का कमरा आ गया जिसमें 2-4 कुर्सियां और एक गर्द आलूद मेज पड़ी थी। विंग कमांडर ने संतरी को बाहर ही छोड़ दिया। उसने खुद जल्दी से रुमाल निकालकर कुर्सी पर पड़ी गर्द साफ की और बड़ी आजिजी से कहा, महाराज आप यहाँ विश्राम करें, मैं अभी आकर आपको साथ लिए चलता हूँ। वो दफ्तर का दरवाजा खोलकर दूसरी तरफ निकल गया। खुदा जाने क्या बात थी कि एक बार फिर मेरे दिल ने कहा, यहाँ से भाग चलो। मैंने उस अहमकाना ख्याल को पीछे हटाया और दफ्तर का जायजा लेने लगा। ये एक वीरान सा कमरा था। लगता था कि किसी इस्तेमाल में नहीं लाया गया। मेरे दिल की धड़कन थोड़ी सी तेज हो रही थी। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। विंग कमांडर कोई 5 मिनट के बाद आ गया और अदब से बोला, चलिए महाराज। दफ्तर की दूसरी तरफ एक जीना नीचे जाता था। मालूम हुआ कि नीचे कोई तहखाना है।
जीने के आगे एक लोहे का दरवाजा था जहां दो संतरी हल्की स्टेन गन ने लिए पहरा दे रहे थे। विंग कमांडर को देखते ही उन्होंने सैल्यूट करते हुए दरवाजा थोड़ा सा खोल दिया। विंग कमांडर भटनागर ने बड़े नर्म अल्फाज में कहा, महाराज आपके पास समय ज्यादा नहीं है,